हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं आपकी एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका, जो विज्ञान विषय की आपकी कक्षा 8वीं की। तो इसमें आज की वीडियो में हम इसमें विज्ञान का सारा जितना भी है सारा कुछ जानेंगे और आपके जो विषय हैं अंग्रेजी, संस्कृत, हिंदी, गणित, सामाजिक विज्ञान, इन सारी वीडियोस की यानी इन सारे की एड ग्रेड की वीडियो मैंने चैनल पे करवा दिया है। तो उनको चैनल पे जा कर के आज आप अवश्य देखिएगा। इसमें आज हम देखेंगे आपके विज्ञान में अध्याय 1 है आपका फसल उत्पादन एवं प्रबंध। इसके बारे में हम जानेंगे और ये आपकी नई पुस्तक है जिसमें लर्निंग आउटकम्स के बारे में भी दिया गया है और लर्निंग आउटकम भी इसमें ही समाहित है। पहले आपको लर्निंग आउटकम की अलग बुक मिलती थी, तो वो अब वो नहीं मिलेगी। अध्याय 1 में देखते हैं फसल उत्पादन एवं प्रबंध में पाठ की पूर्व तैयारी है, तो इसको आपको अच्छे से पढ़ना है दोस्तों, और ये आपको स्कूल में भी पढ़ाया जाएगा। अब हम यहाँ देखेंगे कि जैसे यहाँ पर लिखा है कि हम सभी को भोजन की आवश्यकता होती है, अतः हम अपने देश के इतने अधिक लोगों को भोजन किस प्रकार उपलब्ध करा सकते हैं। तो और यहाँ है उपकरण और कृषि में उपयोग आने वाले उपकरण को छांट कर लिखना है। तो यहाँ पर बहुत सारे उपकरण दिए हैं, जैसे हल, ट्रैक्टर, कुदाली, साइलो, सीड ड्रिल, बस और तालाब, है ना। तो कृषि में क्या क्या उपयोग आते हैं, तो हल आता है तो हल लिख दिए, ट्रैक्टर भी कृषि में उपयोग आएगा, है ना, कुदाली भी कृषि में उपयोग आ जाएगी, सीड ड्रिल भी आ जाएगी। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर जो कृषि में उपयोग आते हैं उनको यहाँ पर छांट कर आपको नाम ऐसे लिखना है दोस्तों। ऐसे आप इसे कंप्लीट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर लिखा है यदि कोई और उपकरण आपने देखे हैं तो यहाँ पर लिखें। तो हमने देखे हैं, जैसे फावड़ा देखे हैं, थ्रेशर मशीन देखे हैं, कल्टीवेटर देखे हैं, कंबाइन देखे हैं, तो इनको हम यहाँ पर लिख देंगे जो कृषि में उपयोग आते हैं। अब यहाँ पर लिखा है चलो फसल बोएं, जो बॉक्स खाली है उनमें निम्नलिखित शब्दों से चयन करके लिखना है। तो यहाँ पर ऐसे लिखा है दोस्तों, देखो कि यहाँ पर पता चला, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, मिट्टी तैयार करना लिखा है ना, मिट्टी तैयार करना। उसके बाद क्या करेंगे, बुआई करेंगे, तो ये बुआई वाला उसके बाद आ जाएगा। फिर क्या करेंगे हम, तो फिर यहाँ पर लिखा है खाद खाद एवं उर्वरक देना, तो नहीं। फिर क्या करेंगे हम, खरपतवार से सुरक्षा करेंगे, तो ये जो है इसको यहाँ पर लिख देना, खरपतवार से सुरक्षा। और खरपतवार से जब सुरक्षा हो जाएगी तब क्या करेंगे हम, सिंचाई करेंगे, है ना। फिर क्या होता है, हमारा सिंचाई होती है, सिंचाई के बाद क्या होता है, तो खाद उर्वरक देते हैं, है ना, खाद उर्वरक देना आ जाएगा यहाँ। फिर उसके बाद हम कटाई कर लेंगे, है ना, और कटाई के बाद क्या करेंगे हम, भंडारण करेंगे, तो ये भंडारण लास्ट में आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर ऐसे लिखना है। आगे देखते हैं, सबसे पहला प्रश्न इसमें दिया गया है आप लोगों के लिए कि दिए गए शब्दों में से चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर शब्द दिए हैं गोबर एवं पौधे, खरीफ, छिड़काव तंत्र, खरपतवार नाशी और सीड ड्रिल। तो इनको हमको सही जगह पर लिखना है। सबसे पहले आपसे पूछा है यहाँ पर 1 नंबर में कि जून से सितंबर माह तक खालिस्तान फसल की बुआई की जाती है, तो कौन सी फसल आएगा यहाँ, खरीफ की फसल, तो खरीफ लिखेंगे आप यहाँ पे। इसके बाद आगे देखते हैं दोस्तों, आगे आपसे यहाँ पूछा है दूसरे में कि खालिस्तान यंत्र द्वारा बुआई के समय बुआई करने से समय एवं श्रम की बचत होती है, तो ये सीड ड्रिल यंत्र है ना। सीड ड्रिल यंत्र से जब हम बुआई करते हैं तो क्या होता है, हमें समय भी बचता है और मेहनत भी नहीं लगती, मजदूर भी कम लगते हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर लिखेंगे। प्रश्न नंबर तीसरा है खाद एवं प्राकृतिक पदार्थ है। खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो खालिस्तान के अवशेष के विघटन से बनता है, तो गोबर एवं पौधों के अवशेष आएगा यहाँ पे, है ना। गोबर एवं पौधों के अवशेष के विघटन से प्राप्त होता है क्या, खाद। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर लिखना है तीसरा का आंसर। चौथा देखते हैं, असमतल भूमि वाले क्षेत्रों में सिंचाई के लिए छिड़काव तंत्र का उपयोग किया जाता है, कौन सा तंत्र आ जाएगा यहाँ, छिड़काव तंत्र। तो यहाँ पर आप छिड़काव तंत्र लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे 2,4-D एक क्या है, तो ये खरपतवार नाशी है ना, यानी हमारे खेतों में उगने वाले जो खरपतवार होते हैं, घास होती हैं, चारा होते हैं, जो पौधों के बीच में उग जाते हैं, उनको ये क्या करते हैं, नाश करते हैं ना, उनका खात्मा कर देते हैं, उन्हें जड़ से खत्म कर देते हैं। तो इस प्रकार से ये प्रश्न नंबर पहला हमने देखा। अभी आगे हम प्रश्न नंबर दूसरा देखेंगे। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपके सारे विषय जितने भी हैं, आपके अंग्रेजी, गणित, जितने भी विषय हैं, तो उन सभी के जब आपकी वार्षिक परीक्षा होती है मार्च में, अप्रैल में, तो उसके पहले मैं इन सभी विषय की महत्वपूर्ण वीडियोस चैनल पे डालता हूं, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उसमें, जो आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो उन प्रश्नों को आप देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जैसे ही मैं वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उन्हें भी पढ़ लें, यानी आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी हो जाए। और आप, मेरी शुभकामनाएं हैं आपके साथ कि आप अपनी कक्षा में टॉप करें, अव्वल आएँ। तो देख लीजिएगा उन सारे प्रश्नों को, जब मैं डालता हूँ, अभी कुछ समय बाद में डालूंगा, तो वो प्रश्न आप देख लेना।
आगे देखते हैं प्रश्न नंबर दूसरा है जिसमें लिखा है सही विकल्प के आगे सही का निशान लगाना है दोस्तों। तो इसमें देखते हैं पहला में पूछा है निम्नलिखित में से किस कार्य से मिट्टी को पोषक तत्व प्राप्त नहीं होते हैं, है ना। क्या बोल रहा है ध्यान से सुनना, पोषक तत्व प्राप्त नहीं होते हैं बोल रहे हैं ना। फसल चक्रण से तो होंगे, है ना। खेत को कुछ समय बिना कुछ लगाए छोड़ देने से भी हमको क्या होगा, पोषक तत्व प्राप्त हो जाएंगे। जैविक खाद का उपयोग करेंगे तो भी पोषक तत्व प्राप्त हो जाएंगे। अब कटाई कर लेंगे तो नहीं हो पाएंगे, है ना, कटाई करेंगे तो नहीं होगा। तो इस प्रकार से आप बी नंबर इसमें आपका सही आंसर है, तो इसमें आप सही का निशान लगाएंगे। आगे देखते हैं दूसरा पूछा है इसमें दोस्तों, पहेली जल की कमी वाले क्षेत्र में रहती है, वह सिंचाई के लिए किस विधि का उपयोग करेगी कि जल व्यर्थ ना होकर सीधे पौधों की जड़ों में को पहुंच जाए। तो इसका सही उत्तर होगा ड्रिप तंत्र। ड्रिप तंत्र यानी बूंद बूंद से पौधे में हम पानी देते हैं, बूंद बूंद गिरते रहता है, ऐसे पाइप लगे रहते हैं ना, तो वहाँ से क्या होता है, बूंद बूंद गिरने से सीधे पौधों की जड़ों में पानी पहुँचता है। तो ये आपका सही आंसर होगा बी नंबर का। आगे देखते हैं तीसरा नंबर है निम्न में से रबी की फसल का सही युग्म क्या है। तो रबी की फसल कौन कौन सी है, गेहूं और चना है, ये रबी की फसल है ना। बाकी नहीं है, युग्म बाकी का सही नहीं है, क्योंकि धान तो रबी की भी है खरीफ की भी है। तो रबी का जो सही होगा वो गेहूं और चना होगा। तो सी नंबर इसमें आप सही आंसर लगाएंगे। और दोस्तों कमेंट जरूर करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, क्या इसमें कुछ कमी है तो मैं उस और सुधार करके लिख सकता हूँ। कमेंट करने से ये होता है कि मुझे कमियाँ और खूबियाँ सब पता चल जाती है, और कमियां होंगी तो मैं और अच्छे से सुधार कर लूँगा, इसलिए आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आगे देखते हैं काटी गई फसल से बीजों या दानों को भूसे से अलग करने का कार्य किस मशीन के द्वारा किया जाता है। तो इसके उत्तर में लिखना आप किस मशीन से किया जाता है, कंबाइन से किया जाता है। ए नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें, कंबाइन। आगे देखते हैं पांचवा नंबर है खरपतवार हटाने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, तो निराई करना कहते हैं ना, निराई निदाई ऐसे बोलते हैं। तो उससे क्या होता है, खरपतवार यानी घास को हम अलग करते हैं पौधों से। पांचवा नंबर में है पौधे द्वारा लगातार उपयोग किए जाने से मृदा में पोषक तत्वों की मात्रा कम होने लगती है। पौधों की अच्छी पैदावार के लिए मृदा में खाद एवं उर्वरक मिलाए जाते हैं। खाद एवं उर्वरक में पाए जाने वाले पोषक तत्वों का सही युग्म क्या है। तो कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं इसमें, नाइट्रोजन और पोटेशियम फास्फोरस जो है ये प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, इसलिए डी नंबर इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा। तो ऐसे आप अपनी वर्कबुक में इसे कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें प्रश्न नंबर 4 पूछा है आपसे, फसल से आप क्या समझते हैं, फसलों को कितने वर्गों में बांटा जा सकता है। तो इसके उत्तर में लिखिएगा एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं, उसे हम फसल कहते हैं। और फसलों का मौसम के अनुसार वर्गीकरण करते हैं, जैसे खरीफ और रबी। तो इस प्रकार से आपको अपनी वर्कबुक में लिखना है, और ये आपके पेज नंबर 2 में भी मिल जाएगा दोस्तों पुस्तक में। पांचवा नंबर का प्रश्न है बीजों को उचित दूरी पर बोना क्यों आवश्यक है, और यह आप पेज नंबर 5 से भी उत्तर लिख सकते हैं। तो इसका उत्तर हम देखते हैं कि पौधों को अत्यधिक घने होने से रोकने के लिए बीजों को उचित दूरी पर होना आवश्यक है। मतलब पौधे ज़्यादा घने ना हो, इसलिए हम उनको ऐसे थोड़े थोड़े गैप में लगाते हैं। अगर ज़्यादा ऐसे चिपका देंगे तो बहुत घने हो जाएंगे और फिर फसल हमें अच्छी नहीं मिलेगी, है ना। तो इस प्रकार से पाँचवें प्रश्न का उत्तर आप लिखेंगे। छठवां प्रश्न देखते हैं सिंचाई के पारंपरिक स्रोतों के नाम लिखना है। तो किन किन से स्रोत होते हैं, कौन कौन से स्रोत हैं जिनसे सिंचाई होती है। तो कुआं है, झील, नहरें, नदियाँ, है ना, मोट गिरनी, चैन पंप, ढेकली, रहट, उत्तोलक तंत्र। तो इतने जो हैं ये क्या हैं, सिंचाई के जो स्रोत हैं, है ना। इतने सारी चीज़ें हैं जिनसे हम सिंचाई करते हैं। तो इस प्रकार से आप सिंचाई के स्रोत के बारे में लिखेंगे दोस्तों। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 7वां है जिसमें लिखा है पशुपालन किसे कहते हैं। तो इसके उत्तर में लिखिएगा जब पशुओं को बड़े पैमाने पर पाला जाता है तो उसे हम पशुपालन कहते हैं ना। एक दो चार गाय नहीं, है ना, बहुत सारी जैसे रहते हैं ना जिनके लिए बहुत सारा वो बना देते हैं हम, तो वो क्या है, उसे हम क्या कहते हैं, पशुपालन कहते हैं। तो इस प्रकार से आप अपनी वर्कबुक में लिखिएगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 8वां है, और 8वें प्रश्न में लिखा है फसल को बोने से पूर्व आप स्वस्थ बीजों का चयन किस प्रकार करेंगे। तो इसके उत्तर में आप लिखिएगा स्वस्थ बीजों का चयन करने के लिए बीजों को पानी में डालेंगे तथा जो बीज क्षतिग्रस्त होंगे वे पानी में तैरने लगेंगे, और जो अच्छे होंगे वे पानी में डूब जाएंगे। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, स्वस्थ बीजों का चयन कर लेंगे कि कौन से बीज स्वस्थ हैं तो उन्हें ही हम बोएंगे, है ना, ताकि फसल अच्छी हो। दोस्तों डिस्टर्ब हो जाता है, बीच में किसी का कॉल आ गया था तो माफ़ी चाहता हूँ उस चीज़ के लिए। आगे देखते हैं
प्रश्न नंबर 9वां। 9वें प्रश्न में लिखा है फसल के भंडारण से पूर्व फसल को धूप में सुखाना क्यों आवश्यक होता है। मतलब जब हम फसल को रखते हैं, बोरी में रख लेते हैं ना जमा करके, तो उसको पहले धूप में सुखाना रहता है। ऐसा क्यों करते हैं ये पूछा है। तो अब हम लिखेंगे, इसमें हम लिखेंगे दोस्तों कि फसल को भंडारण से पूर्व धूप में सुखाना इसीलिए आवश्यक है क्योंकि फसलों की नमी कम हो जाती है, जिससे कीड़े जीवाणु से फसलों की सुरक्षा होती है। मतलब जो फसल में जो नमी होती है ना, थोड़ी थोड़ी जो नमी होगी वो सुखाने से क्या हो जाती है, दूर हो जाती है, और सुखाने के बाद हम उसको भंडारण करके रख लेते हैं। इससे हमारी फसल सुरक्षित होती है, कीड़े नहीं लगते हैं। तो इस प्रकार से आप लिखेंगे प्रश्न नंबर 9 का उत्तर। अब हम इसमें देखते हैं 10वां प्रश्न पूछा है आपसे, जैविक खाद उर्वरक की अपेक्षा अधिक अच्छी मानी जाती है क्यों। जो जैविक खाद है वो उर्वरक की अपेक्षा बहुत अच्छी है, ऐसा क्यों है ना। तो हम उत्तर में लिखेंगे कि उर्वरक एक मानव निर्मित लवण है ना। उर्वरक जो होता है वो मानव निर्मित लवण है, मानव उसको निर्माण करता है, और उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं हो पाती है ना। मिट्टी को जो पोषक तत्व चाहिए, ह्यूमस चाहिए, वो उर्वरक से प्राप्त नहीं हो पाती है। लेकिन जैविक खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर एवं पौधों के अवशेष से बनती हैं। जैविक खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती है। तो जैविक खाद जो है क्या है, ये पेड़ पौधे पत्ते के अवशेष, गोबर है ना, इनसे बनती हैं। तो जैविक खाद में क्या होता है, ज़्यादा ह्यूमस होता है, ज़्यादा मिट्टी को वो क्या होता है, पोषक तत्व मिलता है। इसीलिए हमें क्या करते हैं, जैविक खाद का उपयोग करते हैं। तो ऐसे आप प्रश्न नंबर 10 के उत्तर में लिखिएगा। मैंने जैसे यहाँ पे लिखा है ऐसे ही आपको अपनी वर्कबुक में लिखना है दोस्तों। और मैं आपको अच्छे से समझा भी रहा हूँ, आशा करता हूँ समझ आ रहा होगा थोड़ा, जितना मैं प्रयास कर रहा हूँ। अब यहाँ पर मैं इतना ही समझा सकता हूँ आपको। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लग रही है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 11 है, जिसमें लिखा है खरपतवार से आप क्या समझते हैं, वे फसलों को किस प्रकार हानि पहुंचा सकते हैं। तो इसके उत्तर में लिखिएगा, खेत में कई अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग आते हैं। इन अवांछित पौधों को हम खरपतवार कहते हैं। जैसे हम यहाँ फसल लगाए हैं तो फसल के बीच में आपने देखा होगा घास उग जाते हैं, कहीं कोई पेड़ पौधे छोटे छोटे उग जाते हैं ना, वो फसल को नुकसान पहुँचाते हैं। तो उन्हें हम क्या कहते हैं, खरपतवार कहते हैं, है ना, जिनकी हम निराई करते हैं। तो इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 11 का उत्तर लिखेंगे दोस्तों। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 12 है, जिसमें लिखा है मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए किसान कौन कौन से तरीके उपयोग में लाते हैं, विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तो इसके उत्तर में लिखिएगा कि मिट्टी की उर्वरता यानी उर्वरक शक्ति बढ़ाने के लिए किसान उर्वरकों के स्थान पर जैविक खाद का उपयोग करते हैं, या दो फसलों के बीच खेत को कुछ समय के लिए बिना उगाए भी छोड़ देते हैं। जैविक खाद के उपयोग से मिट्टी में पोषक तत्वों की वृद्धि हो जाती है। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 12 का उत्तर लिखना है कि ऐसे ऐसे मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है। तो इस प्रकार से आपको लिखना है दोस्तों। इसमें आगे है प्रश्न नंबर 13, निम्न पर टिप्पणी कीजिए। जैसे ये हल लिखा है, हल पर हम टिप्पणी करेंगे, तो उत्तर में लिखना कि यह औजार लकड़ी का बना होता है जिसे बैलों की जोड़ी अथवा अन्य पशुओं की सहायता से हम खींचते हैं। हल का मुख्य भाग जो होता है वो लकड़ी का बना होता है ना। किसका बना होता है, हल जिसमें हम पीछे ऐसे पकड़ते हैं वो लकड़ी का बना होता है। तो इस प्रकार से आप हल के बारे में लिखेंगे। इसके बाद लिखा है कुदाली, ब नंबर में है कुदाली। तो कुदाली के बारे में लिखना कि इसका उपयोग खरपतवार निकालने एवं मिट्टी को पोला करने के लिए किया जाता है। कुदाली से हम थोड़े थोड़े ऐसे पोला करते हैं ना, और खरपतवार को भी हटाते हैं, घास को भी हटाते हैं। तो ब नंबर में आप ऐसा लिखेंगे। स नंबर में लिखा है कल्टीवेटर। तो कल्टीवेटर के बारे में लिखना कि आज के समय में जुताई कल्टीवेटर से की जाती है। इसे श्रम एवं समय दोनों की बचत होती है। ट्रैक्टर के पीछे जो लगा रहता है ना, जिससे खेत की जुताई की जाती है, उसे क्या बोलते हैं, हम कल्टीवेटर बोलते हैं। तो कल्टीवेटर से क्या होता है, जल्दी जल्दी खेत जुत जाता है ना। और अगर हम उससे हल से जुताई करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, पूरा दिन लग जाएगा। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर लिखेंगे श नंबर में। द नंबर में है सीड ड्रिल। तो इसके सीड ड्रिल में लिखिएगा कि सीड ड्रिल का उपयोग बुआई के लिए किया जाता है। इसके द्वारा बीजों में समान दूरी एवं गहराई बनी रहती है ना। तो ये क्या है, सीड ड्रिल है। सीड ड्रिल से हम क्या, मशीन है एक, जिसमें हम बीज डाल देते हैं, खुद ही बुआई हो जाती है उससे, और उससे एक समान दूरी होती है ना, एक समान दूरी से बीज बोआ जाते हैं। तो इस प्रकार से आप इसका उत्तर लिखेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर आपका प्रोजेक्ट भी दिया गया है, तो प्रोजेक्ट को भी देखेंगे हम। प्रोजेक्ट नंबर 1 में दिया है कि मूंग अथवा चने के बीज लेकर उन्हें गीली रुई अथवा कपड़े में लपेट कर रखिए एवं होने वाले परिवर्तन को तालिका में नोट करना है। तो हम क्या करना है कि मूंग या फिर हमें क्या लेना है,
बीज लेना है चने के या मूंग के, और उनमें जो परिवर्तन होगा उसको हमको लिखना है। यहाँ लिखा है जैसे 24 घंटे, तो 24 घंटे में क्या होगा कि बीज भीग जाएंगे, है ना। फिर 2 दिन में क्या होगा, 2 दिन में अंकुरित हो जाएंगे। 5 दिन में क्या होगा, सफ़ेद रेशे जो होंगे उसके वो थोड़े बड़े हो जाएंगे, और 10 दिन में उसमें पौधे निकल आएंगे। तो इस प्रकार से आपको लिखना है जो परिवर्तन होंगे उसको यहाँ पे। तो ऐसे आप इसे कंप्लीट करेंगे अ नंबर में। अब यहाँ लिखा है ब नंबर में कि बीजों के अंकुरण की विभिन्न अवस्थाओं को आपने जो अवलोकन किया है उसको चित्र बनाना है हमको, है ना। तो 24 घंटे में क्या होगा, 24 घंटे में ऐसे चने फूल जाएंगे थोड़े। 2 दिन में क्या होगा, थोड़े से अंकुर निकल आएंगे, ऐसे थोड़ा सा सफ़ेद निकल आएगा। 5 दिन में थोड़ा ये बड़ा बड़ा हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और 10वें दिन में उसमें ऐसी पौधे जैसे थोड़ी आकृति बन जाएगी। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर चित्र से दर्शा सकते हैं और अच्छा चित्र बना सकते हैं। दोस्तों मैंने आपको समझाने के लिए ऐसे नॉर्मल सा चित्र बनाया है, आप थोड़ा बड़ा सा बना सकते हैं इसे, तो बना लीजिएगा। प्रोजेक्ट नंबर 2 में देखते हैं, 2 में अ में है किसी खेत, पौधशाला या नर्सरी, है ना। किसी खेत में पौधशाला, पौधशाला को हम नर्सरी बोलते हैं, नर्सरी, है ना, अथवा बगीचे का भ्रमण कीजिए तथा निम्नलिखित जानकारी प्राप्त कीजिए। हमें बगीचे नर्सरी का भ्रमण करना है और जानकारी प्राप्त करना है क्या, कि बीज चयन का महत्व क्या है, सिंचाई की विधियाँ क्या है, अधिक शीत अधिक गर्मी, अधिक वर्षा का पौधे पर क्या प्रभाव पड़ता है, उपयोग में आने वाले उर्वरक एवं खाद के कौन कौन से हैं, व्यावसायिक उपयोग क्या है इसके। तो इन सारी चीज़ों को हमको देखना है घूमकर। ब नंबर में देखते हैं कृषि में उपयोग आने वाली कुछ मशीनों के चित्र एकत्र कीजिए तथा इन्हें अपनी फाइल में लगाकर उनके नाम तथा उपयोग लिखिए। आपको जो फाइल रहती है आपकी प्रैक्टिकल फाइल, उसमें आपको ऐसे लगाने हैं इनको, है ना। तो हम लिख देंगे कल्टीवेटर, सीड ड्रिल और थ्रेसर। ये क्या है, ये मशीनें हैं जो हमें कृषि में उपयोग में लाए जाते हैं। दूसरा में लिखा है पानी की कमी वाले क्षेत्रों में सिंचाई किस विधि से होगी, तो वहाँ पर ड्रिप तंत्र से होगी। अगर पानी की कमी है तो हम क्या करेंगे, ड्रिप तंत्र से सिंचाई करेंगे ताकि सीधे उनकी जड़ों में पानी पहुँचे। यहाँ पर फिर तीसरा पूछा है कुछ पौधों को खेत में रोपित करने से पूर्व पौधशाला या नर्सरी में उगाया जाता है क्यों। तो इसके उत्तर में लिखिएगा कि सभी पौधों की एक साथ देखभाल करने के लिए उन्हें क्या करते हैं, हम साथ में उगाते हैं। अगला है यहाँ पर 5वां नंबर, फसल के साथ कुछ पौधे प्राकृतिक रूप से उग आते हैं, ये पौधे फसल के लिए किस प्रकार से हानिकारक हैं। तो इसके उत्तर में लिखिएगा फसलों को मिलने वाले पोषक तत्वों को ये पौधे ले लेते हैं, है ना। तो ऐसे क्या होता है, ये हानिकारक हैं। अगला है फसलों के भंडारण की विधियां लिखिए। तो विधियां लिख देना कि भंडार गृहों में एवं साइलों का उपयोग किया जाता है ना, साइलों का उपयोग, ये क्या है उसकी विधियां हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों ये आपका पाठ 1 जो था आपका कि फसल उत्पादन एवं प्रबंधन, ये आपका समाप्त हुआ। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों को भी इसे शेयर करना, और बहुत मन लगा के पढ़ाई करना। और आपकी वार्षिक परीक्षा के पहले जो मैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो वीडियोस डालता हूँ उनको भी आप ज़रूर देखिएगा, और उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।